हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। उमा, ओवर टू यू। शुक्रिया शारिक। तो ये जो चर्चा है महिला आरक्षण बिल पर संसद में 11 बजे के बाद शुरू होगी। उसके पहले हम एक परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं और देश रतन निगम जी हैं। आज जो है एक और बिल है जो कि पेश होना है और वो है एडवोकेट बिल। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं अदिति जी से। अदिति जी, एक उम्मीद तो बंधी है लेकिन साथ में कुछ सवालात भी हैं और उन सवालातों को लेकर कांग्रेस पार्टी या शिवसेना उद्धव गुट जो है वो पार्टी और तमाम पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि लाया तो जा रहा है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, शायद 2029 से इम्प्लीमेंट हो या शायद उसके बाद भी। तो ये जो आते आते भी थोड़ी सी रुकावट है, इस पे आपकी राय? देखिए, नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा आज रात को, शायद बिल पास लोकसभा में पास हो जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। उसके बाद जब नोटिफाई होगा तो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन सवाल उसके बीच में राष्ट्रपति को अपना असेंट देना पड़ेगा, वो एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन तो चालू हो जाएगा, लेकिन सेंसस और डिलिमिटेशन, जनगणना और डिलिमिटेशन को काफ़ी समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये अभी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर 24 में तो ये लागू होगा ही नहीं, 29 में भी लागू होगा या नहीं, इस पे सवाल उठ सकता है। डिलिमिटेशन की जहाँ तक बात है तो 2026 तक वैसे उसमें कैप है, तो उसके बाद सीटों की जो तादाद बढ़ेगी और जो कुछ भी होगा 26 के बाद ही होगा। तो 24 में तो एक तरह से रूल आउट है। तो जब आप कह रहे हैं कि 15 साल तक रिजर्वेशन लागू होगा तो उसका इफेक्टिव जो रिजर्वेशन का पीरियड होगा वो मेरे ख्याल से केवल करीब 5-6 साल होगा। और उसके बाद नई संसद या नया जो भी शासन होगा वो इस पर निर्णय करेगा कि इसको आगे रखना चाहिए या नहीं। तो कुल मिला के लगाम उन्हीं के हाथ में है जिन्होंने इतनी देर लगाई है इसको चालू करने में। जी, पहले भी कई बार हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि कोशिशें हुई, 2010 में भी कोशिश हुई, राज्यसभा में पास भी हुआ लेकिन बिल अटका रहा। अब की जो सूरत हाल है, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ आज की तारीख में है और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टैंड हैं अपने आप में कई सारे और फैक्टर की वजह से भी जो बदले हैं, तो ऐसे में जब एक स्ट्रॉन्ग सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मजबूत सरकार है वो इस बिल को लेकर आई, तो आप दूसरी पार्टियों की, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों के स्टैंड में क्या बदलाव देखते हैं? क्या कोई डाइल्यूशन आया है या अभी भी वो स्टिकी पॉइंट पे उसी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं? देखिए, कहते हैं ना बहुत देर कर दी जनाब आते आते, लेकिन फिर दूसरा है कि देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। बेहतर होता कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्ण बहुमत 2014 में मिल चुका था लोकसभा में, अगर इसको 2015-16 के आसपास लाती और राज्यसभा में बिल पास हो ही चुका था उसको ही पहले कर देती इम्प्लीमेंट लोकसभा में ला करके। तो अब जो अदिति जी कह रही हैं कि वो जो बाधाएं हैं कि पहले जनगणना की बाधा और उसके बाद डिलिमिटेशन, तो शायद 2024 में इसको अमल में लाने का रास्ता बन सकता था। लेकिन चूंकि अब आया है तो मैं स्वागत तो करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि एक पहला कदम है इस दिशा में अभी तक, और अब पास होने में, उसके पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, क्योंकि जिस तरह का बहुमत सरकार का है और विपक्ष भी खासकर कांग्रेस पार्टी के पास वो जरूर अपना एक पॉइंट रखेंगे, अमेंडमेंट हो सकता है कि इसमें ओबीसी जोड़ा जाए। अब ओबीसी का स्टैंड जो कांग्रेस का पहले नहीं था वो कांग्रेस ने अब ले लिया है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो उनके साथ जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यू, शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये सब बेसिकली ओबीसी ड्रिवन पार्टियां हैं। तो वो कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज किया है। अर्जुन मेघवाल कुछ बोल रहे हैं संसद में, उनकी बात को सुनते हैं। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई है, ऐसा कहना है। अधीर रंजन चौधरी और डोला सिंह दोनों ने आरोप लगाए। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। विपक्ष ने कहा है कि आप जो बिल लेके आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई वो नहीं है, शगुफा है आपकी सरकार के द्वारा। क्यों? इतना बड़ा कदम, इतना प्रोग्रेसिव लॉ, फिर भी इसको, ये जो विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल, फिर भी उनको इसमें आपत्ति है क्या? पर इम्प्लीमेंटेशन पे कोई गाइडलाइन नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल
तो ये अर्जुन मेघवाल जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे। हमारी चर्चा यहाँ पे जारी है। अब अदिति जी, जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही थी और अपने नेताओं के पुराने बयान को भी दोहरा रही थी कि हम बिना शर्त समर्थन करेंगे, सरकार जैसे भी लेकर आए, लेकिन अब उनकी तरफ से शर्त रखी जा रही है या सुधार की जो बात है वो की जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या रुकावट डालने की कोशिश है? वाकई में एक ईमानदार कोशिश है कि इसमें अमेंडमेंट के साथ, सुधार के साथ ज़्यादा बेहतर बिल आए? जहाँ तक मेरी समझ है, कांग्रेस 3 बातें कह रही है। एक कि अभी जो इस समय जो वोटर्स लिस्ट है उसके आधार पे क्यों रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, मतलब बाद में होता रहेगा, डिलिमिटेशन, सेंसस, जनगणना वगैरह वगैरह सब होता रहेगा। इसी समय आज की तारीख में जो वोटर्स लिस्ट है उस आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए, ये कांग्रेस की पोजीशन है। दूसरा सवाल है कि ओबीसी, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इंडिया अलायंस में है, तो जाहिर है कि अपने जो सहयोगी हैं उनकी बात उनको समझ के उनकी बात भी आगे रखनी चाहिए, तो और वही वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो मसला है, अब देखते हैं किस तरह से संसद में बहस के दौरान ये बात निकलकर सामने आती है। हम एक और बात पे एक नज़र डालना चाहते हैं, वो ये है कि आज एडवोकेट बिल भी जो है वो भी लिस्टेड है। एडवोकेट बिल क्या है और किस तरीके से उसको देखा जाए, इस पर हम देश रत्न निगम जी से बात करना चाहते हैं कि ये क्या बिल है और इसके लाने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इससे पहले आपका 1879 का लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, उसको निरस्त करके एक सिविल एक्ट जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का है, उसमें सारे प्रावधान लाने के। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो दलाल हैं हमारे प्रोफेशन में, तो उसमें क्या है, वो दलाली करते हैं, वो कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं लोगों को और वो केस लाके वकीलों को दे देते हैं, वहाँ पैसे चार्ज कर देते हैं। मेन उन दलालों को ख़त्म करना है, टाउट्स जिसको बोलते हैं। इस माइक की आवाज़ जरा एक बार देखिए जी। तो जैसे ही आप इसको लाया कि उन दलालों का खात्मा किया जाएगा, जो कोर्टों में उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, वो कोर्ट के बाहर लगाई जाएगी और उनका प्रवेश बंद होगा। अगर वो फिर भी करते हैं तो उसमें सजा का भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है। कुछ वकीलों की आशंका भी है कि जिस तरह से लाइसेंस रद्द करने जैसा कुछ प्रावधान भी है इसमें, तो ऐसे में जो जज का जो कंट्रोल है वकीलों के ऊपर होगा और जिसको शायद वो नापसंद करेंगे उनके ऊपर वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, देखिए, जजों के पास लाइसेंस कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जो एडवोकेट्स एक्ट है उसमें बार काउंसिल के पास है। हर स्टेट की जो बार काउंसिल है वो लाइसेंस निरस्त कर सकती है। वो इंक्वायरी करते हैं, वो प्रॉपर हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद करते हैं। मान लीजिए किसी वकील ने पैसे ले लिए और केस नहीं किया तो उसके खिलाफ शिकायत हो जाती है। इसी तरह के और भी हैं कंडक्ट और मिसकंडक्ट के ऊपर, तो वो शिकायत होती है, उसके ऊपर बार काउंसिल के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी, आपको याद होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार के प्रेसिडेंट थे मिश्रा जी, उनकी प्रैक्टिस पे कुछ उन्होंने अवमानना करी थी, तो कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो एडवोकेट बिल आ रहा है उसके जरिए कोशिश इस बात की है कि जो एक टाउट जो कल्चर जो है, दलाली का जो कल्चर है, वो जिस तरह से वहाँ पे पैर फैला चुका है उसको साफ किया जाए। हम वापस लौटते हैं अपनी उस चर्चा पे जो महिला आरक्षण बिल को लेकर है। अब जब यहाँ से हम आगे की तरफ देखते हैं विनोद जी, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण जो है संवैधानिक तौर पे मिल जाने के बाद ही ज़मीन पे स्थिति बदल जाएगी या उनके सबलीकरण के लिए और भी ज़्यादा कुछ किए जाने की ज़रूरत है? ये सवाल आपके लिए भी है, पहले विनोद जी से पूछते। देखिए, ये सब कदम है सशक्तिकरण, तो पूरी तरह से महिलाओं को बराबरी का हक मिले उसकी तरफ से स्टेप बाय स्टेप, ये एक बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण है। दिक्कत क्या है कि ये पंचायती राज से शुरू हुआ। आप याद होगा कि वो महिला सरपंच होती थी और पति जो है वो चलाते थे, तो प्रधान पति या सरपंच पति है, वो कई बार अपने को कहते भी थे हम प्रधान हैं इस गाँव के, हम अब ये स्थिति ना हो कि सांसद पति और विधायक पति बन जाएं, इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसी महिलाएं जो वाकई अपना स्वयं कर सकें अपनी, क्योंकि अभी ये होगा जब महिलाएं आरक्षण हो जाएगा, लागू हो जाएगा, 29 में लागू हो, जब भी लागू हो, तो कई जो नेता लोग हैं जिनकी सीट आरक्षित हो जाएगी वो अपनी पत्नियों को लड़ाएंगे चुनाव और खुद जो है सांसद पति बनकर करेंगे, तो फिर सशक्तिकरण की बात नहीं होगी। इसलिए उसको भी रोकना पड़ेगा, उसको भी कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। इस स्थिति से कैसे बचा जाएगा? इससे कैसे बचा जा सकता है बताइए? जब तक समाज की नव संरचना नहीं होगी तब तक कैसे बचा जा सकता है ऐसी स्थिति से? लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलना इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी देखा है कि आरक्षण के बाद या आरक्षण के पहले भी कुछ महिलाएं पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं
और उसमें जिनके पास जो समृद्ध हैं, जो एक तबके से आती हैं, वो उसी तरह से अपने आप को उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे पुरुष करते हैं। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ा? कहने का मतलब ये है कि जो एक अधिकार, एक जो हक है, जो कागजी तौर पे, संवैधानिक तौर पे महिलाओं को मिलने जा रहा है, उसके बाद महिलाओं की और ख़ास तौर पे महिलाओं की आवाज़ को उठाने वाली जो संगठनें हैं, महिला संगठनें, उनको भी एक अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा ताकि ज़मीनी स्तर पे राजनीतिक दल है उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी जी कि वो इस बात को इंश्योर करें कि जैसे मान लीजिए किसी महिला सीट पर टिकट देना है तो कोशिश करें कि वहाँ के सांसद की पत्नी या उनके परिवार को न देने के बजाय किसी ऐसी महिला को दें जो वाकई राजनीति में सक्रिय है, पहले से पार्टी के लिए काम कर रही है। कि ना कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये बात तो आदर्श की बात अलग है, लेकिन जब जमीन पे जाके चूंकि जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही थी जिसपे बड़ा हंगामा हुआ राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि अक्सर कमजोर वर्गों की जो महिलाएं हैं उनमें ऐसी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है जो अपनी बात नहीं उठा सकती हैं, और इसलिए जो है सही तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पाता, जिसपे निर्मला सीतारमण जी ने और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। लेकिन ये हकीकत भी है, कई बार ये कई सारे पहलू हैं। ये बिल जो है वो अब इस पे चर्चा थोड़ी देर में संसद में शुरू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो विपक्ष के दलों के जो सवाल हैं उनको लेकर। हालांकि सवाल जो है वो बीजेपी के भीतर से भी पूछा जा रहा है। उमा भारती जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। कल उन्होंने बयान भी दिया था और उस पर ओबीसी को लेकर उन्होंने मांग रखी है और ये रखा है कि इस आरक्षण में उनको भी शामिल किया जाए। निगम जी, मांग तो बीजेपी के भीतर से भी उठ रही है। देखिए, मांग तो कोई भी कर सकता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे आते हैं क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन हमारे यहाँ किसी भी ना लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना विधानसभा में है। तो इस बिल के जरिए तो नहीं आ सकता, उसके लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो उसका एक अलग रास्ता है। अगर उस पर चर्चा करना चाहे तो लोकसभा कर सकती है। विषय उठाया है तो चर्चा, अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर इस पर चर्चा करना चाहे, ये सजेशन देना चाहे तो दे सकता है। उन्होंने उमा भारती जी ने ये भी कहा है कि इसको लेकर वो अभियान चलाएंगे मध्य प्रदेश में। नहीं, उमा जी पहले भी जब ये विमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हुआ था 2010 में, तब भी वो इस तरह बात को मुखरता से उठाती रही हैं। और सिर्फ उमा जी नहीं, उस समय बीजेपी के जो ओबीसी लीडर्स थे वो भी दबी जबान से इस बात को कहते थे। हाउस में तो नहीं बोलते थे क्योंकि पार्टी का अनुशासन था, लेकिन जब निजी बातचीत होती थी तो कहते थे कि नहीं, ये ओबीसी का इसमें कोटा होना चाहिए। लेकिन समस्या वही है जो भी देशचंद्र जी ने कहा, और मुझे लगता है ये एक बड़ा व्यापक विमर्श का विषय है और अपोजिशन इस मुद्दे को, उमा जी के बयान ने विपक्ष को एक मुद्दा भी दे दिया है। अब कल को खड़गे जी जैसे बोल रहे थे, अब जब इस पर बहस होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष नेता उमा जी का बयान कोट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आवाज उठ रही है। तो उमा जी ने जाने अनजाने, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया है ओबीसी का। हम लोग चलते चलते आपसे एक समअप चाहेंगे कि आखिरकार अभी भी लगता है कि चुनौतियां बहुत सारी बरकरार हैं महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो इम्प्लीमेंट जब होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो बाधाएं वो खड़ी हैं, चाहे वो ओबीसी को लेकर जो आवाज़ उठ रही है या फिर जो कास्ट सेंसस या फिर परिसीमन की जो बात है उसको लेकर हो। निश्चित रूप से, और ये ऐसा होता ही है जब इतनी जटिल समस्याओं को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बहुत सारी बाधाएं आएंगी और ये बाधाएं इस समय हम लोग को दिख भी नहीं रही हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे डिस्कशन होगा वैसे वैसे, उदाहरण के तौर पर एक हम आपको बता देते हैं, हमारे देश में मेल टू फीमेल रेशियो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो अगर परिसीमन होता है तो उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद 33% किसको देंगे आप? तो ये भी एक सवाल है जिस पे कि चर्चा होगी। तो तमाम सवालों के बीच जो उम्मीद है वो बरकरार है और उम्मीद को हवा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिन्होंने इस बिल को संसद में पेश किया है। आज 7 घंटे की चर्चा होगी, आज शाम रात तक इस बिल के पास हो जाने की संभावना है और फिर जो है ये बिल राज्यसभा में जाएगा और तमाम प्रक्रियाओं को पूरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन का है, जिसको लेकर तमाम पहलू हैं और इन पहलुओं पर हम चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।